हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 4 की हम आज करने वाले हैं पेपर नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया का क्लास नंबर 4। पहले की 3 क्लासेस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एडेड हैं और आप पूरी प्लेलिस्ट को ही देखेंगे अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि 11 मई को आपका ये पेपर होने वाला है और आपकी पूरी डेट शीट एंड ऑल आ चुकी है, जो कि ऑलरेडी चैनल पर मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। तो लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 जो है आपकी ऑलरेडी अपलोडेड है। 3 क्लासेस लिया है। क्वेश्चन है इसमें पेपर का नाम है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। दिस मीन्स इंडिया में एजुकेशन का सिस्टम जो है कैसे डेवलप हुआ। तो इसमें आपको वैदिक काल पढ़ना होता है, फिर बुद्धिस्ट काल पढ़ना होता है, फिर मेडिवल पीरियड यानी मुगल पीरियड पढ़ना होता है, और आफ्टर मुगल जो है ब्रिटिशर्स का इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एंट्री हो जाती है। 1700 AD से 1900 AD तक ब्रिटिशर्स का पूरा रहता है, और उसके बाद आपको मॉडर्न जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 1 में हमने वैदिक और बुद्धिस्ट और जो मेडिवल था वो कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग भी PDF नोट को परचेज करना चाहते हैं, जैसा क्लासेस पे मैं कंटेंट आपको पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट देखने को पेपर वाइज मिलेगा। तो जो लोग भी पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं वो विजिट करेंगे साइट पर हमारी learn2teachhub.com। इस साइट पर विजिट करिए, आपको पूरा पेपर वाइज कंटेंट देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर जैसा आपका होने वाला है। और PDF नोट्स के साथ में आपको क्या मिलता है, प्लस मिलते हैं आपको 3 साल के PYQ, और प्लस साथ में मिलते हैं ऑल द MCQs ऑफ इजी नोट्स, जिससे आपको वो कोई भी और बाहर से मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वेबसाइट पर जाकर आप लोग नोट्स परचेज कर लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई क्वेरी है, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7208053840। यहाँ पर मैसेज करके अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूरा आपका जो कंटेंट है वो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मींस ऑब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग ही है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पूरा पेपर हिस्ट्री पर बेस्ड है। बहुत सारी इसमें डेट्स होती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको सबको आपको लर्न करना है। तो चलिए स्टार्ट करते। इंडिया हैज बीन अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फॉरेनर्स सिंस एंशियंट पीरियड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया हमेशा से ही फॉरेनर्स का, विदेशियों का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, और ये आज से नहीं है, ये हमारे प्राचीन काल से चलता आ रहा है। सबसे पहले 1498 वास्को डिगामा, याद रखना है जितने पॉइंट हाईलाइटेड हैं दिस मीन्स इनसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पूरा कंटेंट ही ऐसा बनाया हुआ है कि पूरा आपको यहीं से पेपर देखने को मिलता है। लास्ट टाइम भी जिसने भी पेपर दिया उसको सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले, इसी कंटेंट से। तो 1498 में वास्को डिगामा द पुर्तगीज सेलर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। तो ये आपको याद रखना है कि वास्को डिगामा ने 1498 जो पुर्तगीज सेलर थे, पुर्तगाल से आए थे, उन्होंने जो है इंडिया का सी रूट जो है डिस्कवर्ड किया। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन पुर्तगीज हु सक्सीडेड वाया सी रूट टू रीच कालीकट, ये सिर्फ कोजी कोडे भी बोलते हैं। द पोर्ट सिटी इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ केरला। वेस्टर्न यहाँ पर कोस्ट होगा, कोस्ट लिखा है, कोस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारे जिस तरीके से हाईलाइटेड पॉइंट है, यही क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट और यूरोपियन कौन था जो हमारे इंडिया में आया है सबसे पहली बार। तो वो एक पुर्तगाली था। कभी नाम से पूछ लेते हैं और कभी पुर्तगीज, डचस, इंग्लिश या फ्रेंच ऐसे पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है पुर्तगाली। कहाँ पर आया था, कालीकट, जिसे कोजिकोडे भी बोलते हैं। पोर्ट सिटी कहाँ, केरला में। ठीक है, द पुर्तगीज इन्फ्लक्स टू इंडिया बिगेन इन 1510। तो अब पुर्तगीज का इंडिया में आना कब से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहली बार 1498 में वास्को डिगामा आया था, बट उसके बाद इस स्टार्टिंग कैसे हो गई, 1510 में उसके बाद से पुर्तगालियों का इंडिया में आना स्टार्ट हो गया था। दे डोमिनेटेड द सी ट्रेड टू इंडिया ओवर द 100 ईयर्स। तो 100 सालों तक पुर्तगालियों ने यहाँ पर जो है सी ट्रेड के थ्रू, मीन्स उनका जो व्यापार था थ्रू सी रोड, उस पर उनका ही डोमिनेंस था, उनका ही राज चल रहा था। आप इस तरह से समझ सकते हैं।
इन 1613 1613 में द इंग्लिश ट्रेडर केम टू इंडिया। तो इंडिया में इंग्लिश या ब्रिटिशर्स जिन्हें हम बोलते हैं वो कब आए थे? 1613 में। दे वर फॉलोड बाई डच, फ्रेंच एंड डैनिश ट्रेडर्स। तो उससे पहले पुर्तगालीज के बाद डचेस आए थे, फिर फ्रेंच आए थे, फिर डैनिश आए थे, उसके बाद फिर जो है 1613 में ब्रिटिशर्स का या इंग्लिश कमेंस का इंडिया में कम हुआ था। तो इफ कॉन्फ्लिक्ट वॉज बाउंड टू इमर्ज अमंग दीज यूरोपियन ट्रेडर्स। तो अभी क्या हुआ कि जैसे जैसे यूरोपियन ट्रेडर्स आ रहे थे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन सभी में आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो रहा था। एट लास्ट द ब्रिटिश ट्रेडर्स सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग देयर फुट होल्ड इन इंडिया। तो ये सब क्या करते थे? आते थे, व्यापार करते थे, और मीन्स ऐसा रूल करने का कोई इनका इरादा नहीं था। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश ट्रेडर्स आए तो फिर उन्होंने अपने पैर जो है इंडिया में अच्छी तरह से जमा लिए, और फिर यहाँ पर एक तरह से रूल हो गया ब्रिटिशर्स का, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, फ्रॉम 1200 टू 1700 एडी द मुस्लिम रूलर्स एंड इस्लाम डोमिनेटेड द कंट्री आफ्टर बट देयर आफ्टर अ न्यू एरा बिगिन। तो 1700 ऑनवर्ड्स जो है वो न्यू एरा बिगन हो जाता है, नई जो है आपका अध्याय स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग मॉडर्न पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के बाद से के पीरियड को मॉडर्न पीरियड भी बोला जाने लगा। दे हैव फर्दर डिवाइडेड द मॉडर्न पीरियड इनटू टू सब पीरियड्स। टू सब पीरियड थे, कौन कौन से थे? ब्रिटिश पीरियड एंड पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड्स और उसके बाद इंडिया में मॉडर्न पीरियड को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो ब्रिटिशर्स का और दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस में स्वतंत्रता के बाद का पीरियड। तो ब्रिटिशर्स के पीरियड जो है वो 1700 से 1947 तक रहा था, और स्वतंत्रता के बाद का जो आज तक चल रहा है उसे पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड हम कहते हैं। सारी डेट्स आपको याद रखनी है। और देखिए, जब हिस्ट्री हम याद करते हैं ना, तो वो डेट वाइज अगर हम याद रखते हैं तो उस हायरार्की ऑर्डर में या उस जो टाइम के एरा के अकॉर्डिंग है, तो हमें चीज़ें आसान करना हो जाती हैं, याद रखना भी। तो और डेट आपके एग्जाम में भी भर भर के पूछी जाती हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हमने करे हैं, अब मैंने अपलोड भी किया है, उसमें भी आपने देखा होगा कि डेट वगैरह पूछी गई है। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश पीरियड भी दो सेशंस में डिवाइडेड था। ईस्ट इंडिया कंपनी पीरियड, जिसको 1700 से 1857 तक माना जाता है, और ब्रिटिश पीरियड क्योंकि उससे पहले जो भी वहाँ यहाँ पर कंपनी का रूल बोलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। बट बाद में जो है आफ्टर 1857 जो हमारा फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे बोलते हैं, उसके बाद क्या हुआ था कि फिर फाइनली जो है उसको दबा दिया गया था, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपना रूल जो है वो इंडिया पर जो है उसको क्लैरिफाई कर दिया, या कहते हैं घोषणा कर दी थी कि अब हमारा ही रूल इंडिया पर चलेगा। तो 1858 से 1947 तक ब्रिटिश पीरियड माना जाता है, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The beginning of the modern system of education is started by the Portuguese Christian missionaries, ठीक है, एज अर्ली एज 1510। बार बार बोल रही हूँ कि एक एक पॉइंट उसी तरीके से लिखा है, क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं, इसी से आए हुए हैं क्वेश्चंस, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि क्वेश्चन ये, द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज स्टार्टेड बाय द, कब स्टार्ट हुआ था? 1510 के आसपास, और पुर्तगाली जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके थ्रू। Thereafter the British Christian missionaries came to India in 1613, जो अभी डिस्कस किया। 1510 में द पुर्तगीज established their rule over गोवा, और इन्होंने अपना रूल कहाँ पे किया था? 1510 में गोवा में अपना रूल किया था। Among the Portuguese missionaries, the two outstanding names were Saint Francis Xavier and Robert de Noble। तो अभी उस समय में जो पुर्तगाली मिशनरीज थे, मिशनरीज जैसा कि हम सब जानते हैं, जो क्रिश्चियंस को फॉलो करते, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, उसे हम लोग मिशनरीज बोलते हैं। तो पहले ये लोग जो मिशनरीज आए थे, इनमें दो फेमस नाम थे, फ्रांसिस जेवियर एंड रॉबर्ट डी नोवली। तो इन नामों को याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से दो फेमस नाम थे उस टाइम पर। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाद में सेंट जेवियर चर्च और सेंट ऐसे करके बहुत सारे चर्चेस भी गोवा वगैरह में और कई जगह पे आपको सुनने को मिलते हैं, तो वो सब इन्हीं के नामों पर थे। They propagated Christianity and established educational institution। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि क्रिश्चियनिटी को प्रपोट किया। देखिए, जो भी अपना धर्म लेकर आता है वो अपने धर्म का प्रोपोगेशन प्रचार प्रसार स्टार्ट कर देता है। तो क्रिश्चियंस भी यही करने के उद्देश्य से भारत आए थे, और इसलिए उन्होंने अपने एजुकेशनल सिस्टम इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर स्टैब्लिश किया, जिससे उसके थ्रू जो है वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार और प्रसार कर सकें, उनकी शिक्षाओं को दे सकें। तो इन 1556 पुर्तगीज मिशनरी सेटअप अ प्रिंटिंग प्रेस। तो अब आपको याद रखना है कि प्रिंटिंग प्रेस को गोवा में सबसे पहले किसने
स्टैब्लिश किया था? 1556 में पुर्तगीज मिशनरीज ने सेट किया था, ठीक है। आफ्टर गोवा दे स्टैब्लिश प्राइमरी स्कूल इन दमन, द्वीप, हुगली, छठगांव एंड मुंबई। तो ये नाम भी याद रखने हैं। In 1575, they established the first Jesus College in Goa. Thereafter, 1577, Saint Anne College at Bandra near Bombay. तो क्वेश्चन आ जाता है, सेंट जीसस कॉलेज फर्स्ट established in which year? 1575. Saint Anne College in Bandra when established? 1577. तो ये याद रखना है। Impressed by the Jesus father and Emperor Akbar had also established Jesus कॉलेज एट आगरा। तो अब क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जीसस कॉलेज आगरा में किस एम्परर के शासनकाल में था? तो अकबर के शासनकाल में था, ठीक है। देखिए मैं कोई एक्सप्लेन करती हूँ और आपको ये बताते हुए चलते हुए आपको कौन कौन से पॉइंट भी याद रखने, ठीक है। और अगर यही पूरा कंटेंट आप जो है चाहते हैं कि आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाए, जिससे आपको प्रिपरेशन करना और इजी हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बार बार सुन के और खुद पढ़ के भी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके इसको विजिट कर सकते हैं। But the moment the Portuguese cast their eyes on Delhi, the Emperor Shahjahan drove them out in 1662। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे अगर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो पुर्तगालीज थे, उन्होंने जैसे ही अपनी जो है आंखें या कह सकते हैं दिल्ली को उन्होंने अपना रुख किया, तो जो शाहजहां थे उस समय मुगल बादशाह, उन्होंने उनको 1662 में बाहर कर दिया। मीन्स उन्होंने इंडिया में दिल्ली में कहीं उनको फिर अलाउ नहीं किया, ठीक है। इतना आपको इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर मेन जो चीजें क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, एजुकेशनल वर्क ऑफ द डच क्रिश्चियन मिशनरीज। तो डचेस का क्या रोल था? डच ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलैंड entered into India the mid of 17th century. They established their trading centers along the sea coasts in Chinsura, Chinsura and Hooghly in Bengal, Nagapattam and Bilipattam in Madras। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इसी से आता है कि ये दोनों जो सी कोस्ट है, जहां पर ट्रेडिंग सेंटर्स कहां पर किसके काल में हुए थे, या किसने किए? तो डच क्रिश्चियन मिशनरीज ने किए थे। They established a primary school for education of the children of the both Dutch citizen and Indian citizen. Working in Dutch factories and are also general Indians could also take admission in these schools. तो जो डच की फैक्ट्रीज में, चूंकि वो ट्रेडिंग के लिए आए थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज ओपन करी थी, तो उसमें जो काम कर रहे थे डच सिटीजन्स के, डच नागरिकों के बच्चे और इंडियन सिटीजन के भी बच्चों को वहां पर उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट करी, प्राइमरी एजुकेशन। दे ऑर्गेनाइज एजुकेशन ऑफ द डच लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। तो अब डच मिशनरीज ने इसको किया है एस्टेब्लिश, तो डच लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज में भी वहां पढ़ाते थे। ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड लोकल आर्ट स्किल्स ऑन यूरोपियन पैटर्न इन दीज स्कूल। लेकिन पैटर्न कैसा रहता था? यूरोपियन रहता था। नेक्स्ट देखते हैं, एजुकेशनल वर्क ऑफ द फ्रेंच क्रिश्चियन मिशनरीज। अब उन्होंने क्या काम किया? द फ्रेंच ट्रेडर्स इंटर्ड इन इंडिया इन 1667, ठीक है। दे टू हैड ब्रॉट फ्रेंच मिशनरीज हेयर, तो वो भी फ्रेंच मिशनरीज को लेकर आते थे। दे स्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन माहे, यमन, काल, चंदर नागौर एंड पौंडीचेरी। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी जो है फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश किया। दे स्टैब्लिश्ड प्राइमरी स्कूल इन नियर फैक्ट्रीज। दे ऑल्सो स्टैब्लिश्ड अ सेकेंडरी स्कूल इन पौंडीचेरी। तो अभी क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंडरी स्कूल इन पौंडीचेरी में किसने किया था? सबसे पहले तो फ्रेंच क्रिश्चियन मिशनरीज ने। द एजुकेशन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड क्रिश्चियन रिलीजन वॉज कंपलसरी इन दीज स्कूल। तो जितने भी ये मिशनरीज स्कूल होते थे, इसमें क्रिश्चियन जो एजुकेशन थी या रिलीजन के बारे में जो एजुकेशन प्रोवाइड करना थी, वो कंपलसरी एजुकेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, Education work of the Danish Christian missionaries. In 1680, the Danish traders and Danish missionaries made their inroad in India. तो अभी कब आए थे ये भी याद रखना है। They established their factories in Srirampur, Travancore, Tanjore and तिरुचिरापल्ली। तो ये क्वेश्चन तो आया हुआ है कि कौन इसमें श्रीरामपुर, ट्रावनकोर, तंजौर एंड तिरुचिरापल्ली में किसने फैक्ट्रीज जो है एस्टेब्लिश की थी? तो आपको पता होना चाहिए, डैनिश क्रिश्चियन मिशनरीज ने। Along with trade, their aim was to propagate and expand Christianity। तो कभी कभी उनके एम पर भी क्वेश्चन आता है कि इन सारे लोगों का आने का मेन एम क्या था? तो ट्रेडिंग के अलावा क्रिश्चियनिटी को भी प्रोपोगेट करना, एक्सपैंड करना, ये भी उनका मेन एम में आता है। They adopted education as the means of propagate Christianity
एंड स्टैब्लिश प्राइमरी स्कूल इन ट्रावनकोर एंड तंजौर एंड मद्रास। तो डैनिश जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षा को एक जो है आप सकते हैं रास्ता चुना या टूल चुना, और उन्होंने प्राइमरी स्कूल ट्रावनकोर और तंजौर और मद्रास में स्टैब्लिश किए। दे ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू तमिल एंड सेटअप प्रिंटिंग प्रेस टू इन टू बाइबल इन तमिल। तो प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप किया जिससे कि वो वहाँ पर बाइबल को तमिल में ट्रांसलेट करवा पाए। In due course succeeded in converting 50,000 Tamilians into Christian, और इसके बाद उन्होंने 50,000 Tamilians को आपने क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होते देखा। तो आपने कभी कभी रियलाइज किया होगा कि बहुत सारे जो यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं बेसिकली वो कन्वर्टेड ही क्रिश्चियंस हैं। दे आर नॉट, आप कह सकते हैं कि उनके एंसेस्टर्स क्रिश्चियन नहीं थे, बट जब इंडिया में क्रिश्चियंस का आना स्टार्ट हो गया मिशनरीज क्रिश्चियन मिशनरीज का, तो उसके बाद वहाँ पे धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ, और यहाँ पर बहुत सारे जो आपको देखने को मिलेंगे जो क्रिश्चियंस हैं basically they are converted. They in 1760 they also established a टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इन त्रावणकोर। अब क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि 1716 में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज त्रावणकोर में किसने स्टैब्लिश किया? तो डैनिश। ठीक है। Training in this college was imparted to teach through the medium of English and different Indian language. तो इंडियन लैंग्वेज में भी यहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी। तो इतनी चीज़ें आपको इन तीनों लोगों के बारे में याद रखनी है। अब हम आते हैं अपने ब्रिटिश जो मेन है, एजुकेशनल वर्क ऑफ द ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ इंडिया इनटू इंग्लिश एजुकेशन इज द ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज। इन 1600 Queen Elizabeth I of England गेव ईस्ट इंडिया कंपनी द परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया। तो उस समय 1600 में जो वहाँ की रानी थी एलिजाबेथ ब्रिटिश इंग्लैंड की, उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी 1600 में इंडिया में ट्रेड करने के लिए। और सबसे पहले बार कौन आया था? 1609 में कैप्टन हॉकिंस केम टू इंडिया एंड शाउट परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर। तो क्वेश्चन आता है किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आना। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। कब आया था? 1609 में आया था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। तो इनिशियली जहांगीर रिफ्यूज्ड, बट इन 1613 में अगेन उसने जब कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट चल रही थी उस साइड से, तो ही परमिटेड देम टू एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री रेडी इन सूरत। तो सबसे पहले ट्रेडिंग कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1613 में। In the beginning, the company made Surat as the center of its trade and gradually it established its center in Bombay, Kolkata and Madras. तो धीरे धीरे बम्बई, कोलकाता और मद्रास में भी उन्होंने अपना सेंटर एस्टैब्लिश कर लिया। The British Christian missionaries have objective to propagate Christianity and their culture. तो उनका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करना और अपने कल्चर को बढ़ाना। They started this work through 2 methods. अब उन्होंने भी यहाँ पर 2 रास्ता चुना, एक तो फर्स्ट थ्रू एजुकेशन एंड सेकंड थ्रू सर्विस टू द पुअर पीपल। अब सिंस जो भी गरीब लोग थे यहाँ पर इंडिया में, उनको जो है सेवा करना स्टार्ट कर दिया। जिससे क्या हो, क्योंकि आपने सुना होगा मिशनरीज लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सेवा करते हैं। सबसे बड़ी तो एग्जाम्पल मदर टेरेसा ही है जो यहाँ पर बहुत फेमस हुई उसी के लिए, सेवा भाव से। तो गरीब लोगों की सेवा करना और साथ में एजुकेशन के थ्रू उन्होंने अपना जो है ये काम, जो क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करना था, अपने कल्चर को प्रोपोगेट करना था, वो स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इट्स चार्टर एट 1695 से 1695 में उनका एक चार्टर आया। कंपनी परमिटेड द कंपनी टू कीप मिशनरी फादर एंड रन स्कूल्स इन द ब्रिटिश कंटोनमेंट। तो यहाँ पर फिर कंपनी ने 1695 पे जब इशू चार्टर एक आया था, चार्टर मीन्स उनके लिए जो एक तरह से आप समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट था, जिसमें उन्होंने परमिशन दे दी थी कंपनी को कि वो मिशनरी फादर्स को रख सकते हैं और ब्रिटिश स्कूल्स को ब्रिटिश कैंटोनमेंट में, जहां ब्रिटिश का उन्होंने एस्टेब्लिश की कंपनी, कह सकते हैं कॉलोनीज, वहां पर उसको रन कर सकते हैं। द नेम ऑफ 3 क्रिश्चियन मिशनरीज, इस पर क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर वाले उसमें देखने को मिला है, जिनको श्री रामपुर ट्रायो के नाम से जानते, विलियम कैरे, वॉर्ड एंड मार्शमैन। यही क्वेश्चन आया जाता अभी लास्ट ईयर आया हुआ है आपका कि द फेमस श्रीरामपुर ट्रायो का नेम क्या था? तो कैरे, विलियम कैरे, वॉर्ड एंड मार्शमैन। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1808 दे पब्लिश्ड अ बुक एंटाइटल्ड एड्रेस, यहाँ से एड्रेस टू हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो यहाँ पर 1808 में जो श्रीरामपुर ट्रायो थी, मीन्स ये तीनों लोग थे, इन्होंने एक बुक जो है पब्लिश की जिसका नाम था एड्रेस टू हिंदू एंड मुस्लिम। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो इमीडिएटली अरेस्टेड द श्रीरामपुर ट्रायो एंड सीज देयर प्रेस।
तो यहाँ पर इन्होंने जो एड्रेस टू हिंदू एंड मुस्लिम्स की जो बुक पब्लिश की थी, उसमें इन्होंने काफ़ी गलत-गलत चीज़ें हिंदू मुस्लिम्स के रिलीजन को लेकर एड्रेस किया था या लिखा था, आप ऐसे कह सकते हैं, मीन्स जो उनके अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से लॉर्ड मिंटो ने इनको अरेस्ट करवा दिया था और इनकी प्रेस को भी सीज कर दिया था। लॉर्ड मिंटो वाज द गवर्नर जनरल टू इंडिया फ्रॉम 1806 टू 1813। ठीक है, ही वॉज सपोर्टेड ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर। तो ओरिएंटल लिटरेचर को सपोर्ट करते थे जो भी इंडियन या उस समय जो मुगल पीरियड में पर्शियन लिटरेचर था, जो ईस्टर्न लिटरेचर को बेसिकली सपोर्ट करते हैं, उनको ओरिएंटल लिटरेचर, ओरिएंटलिस्ट भी बोलते हैं, और ये ओरिएंटल लिटरेचर को सपोर्ट करते थे। लॉर्ड मिंटो, in the Charter Act 1813, the missionaries were given the right to visit India without any restrictions, and the company was directed to provide freedom to the missionaries to organize education. तो जो ये इन्होंने लॉर्ड मिंटो ने यहाँ पर इस तरह से काम किया और ओरिएंटल लिटरेचर को सपोर्ट किया, इससे जो है इंग्लैंड में क्या हुआ था कि वहाँ पर 2 ग्रुप में लोग बढ़ गए और उनको लगा कि नहीं, मतलब ये गलत है, हमें तो क्रिश्चियनिटी को ही प्रमोट करना चाहिए। तो उसके बाद जो दूसरा चार्टर एक्ट आया 1813, यहीं से जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन है वो यहीं से, इस चार्टर एक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि 1813 में चार्टर एक्ट आया था, जिसमें मिशनरीज को राइट दे दिया गया कि इंडिया पे जाएंगे, विजिट करेंगे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन उनको ऊपर नहीं लगाई गई होगी, और कंपनी की तरफ से डायरेक्ट फ्रीडम प्रोवाइड कराई जाएगी कि वो जाएं और अपने धर्म एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो है इंडिया में स्टैब्लिश करें और अपने धर्म को का प्रचार और प्रसार करें। In Charter Act 1813, company was asked to spend a sum of rupees 1 lakh per year on the education of Indians। तो क्वेश्चन आता है कि 1 लाख पर ईयर कौन कितने रुपीज स्पेंड करने को कंपनी को कहा गया, तो 1 लाख एक साल में। चार्टर एक्ट कौन सा था? 1813। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1792 चार्ल्स ग्रैंट पब्लिश्ड अ बुक। चार्ल्स ग्रैंट ने एक बुक पब्लिश की थी, उसका नाम क्या था? ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जस्ट एक बुक का नाम है जो गिवन था, तो कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है। कंपनी देयरफॉर मेड अस लाइव चेंजेस इन इट्स एजुकेशन पॉलिसी एंड स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसके बाद से क्या हुआ था कि चार्टर एक्ट 1813 के बाद से जो है कंपनी ने फिर एजुकेशन पॉलिसी बनानी स्टार्ट कर दी और हायर एजुकेशन जो है के इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में स्टैब्लिश करने स्टार्ट कर दिया। जैसे कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1772 और ही एस्टैब्लिश्ड कलकत्ता मदरसा इन 1781। ठीक है, तो 1781 में कलकत्ता मदरसा एस्टैब्लिश हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही नाम से आता है, कौन था उसको करने वाला और कब हुआ वो। बनारस संस्कृत कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था? जोनाथन डंकन ने इसको स्टैब्लिश किया था 1791 में। आपको सारे ईयर्स याद रखने हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कब हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको किया था, गवर्नर जनरल थे, 1800 में किया था। तो ये तो सारे नाम से ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, वाइल कलकत्ता मदरसा वाज स्पेशली एस्टैब्लिश्ड फॉर द मुस्लिम्स एंड द बनारस संस्कृत कॉलेज स्पेशल फॉर द हिंदूज। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, दोनों ही लोगों के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया था फॉर द सेम टाइम ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ ब्रिटिश ईयर्स सर्विंग इन इंडिया। ब्रिटिशर्स होगा यहाँ पर, ब्रिटिशर्स सर्विंग इन इंडिया, और जो ब्रिटिशर्स इंडिया में उस समय थे उनके बच्चों के लिए। द मीडियम ऑफ एजुकेशन वाज इंग्लिश। स्कॉलर लाइक डॉक्टर कोलेब्रूक, डॉक्टर कैरेट, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर अपॉइंटेड टीचर्स इन दिस कॉलेज। तो ये अगर नाम से आता है कि ये कहाँ के प्रोफेसर थे? फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट और किसने किया, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी एंड स्पेशली द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी रिसीव्ड एजुकेशन हियर। नेक्स्ट आता है इसी पे बेस्ड क्वेश्चन। 1817 में हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 20 जनवरी 1817 इन कोलकाता, किसके द्वारा? बाई राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 1820 में पूना संस्कृत कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था माउंट स्टुअर्ट एलिफस्टोन के नाम पर। इसका क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में देखने को मिलता है। आई होप कि आपने जो प्रीवियस ईयर वाला वीडियो हमने शेयर किया है उसको देखा है। द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय कंसीडर्ड एज द पायनियर ऑफ इंडियन रेजोनेंस मींस, राजा राम मोहन राय को माना जाता है इंडिया में जो है चेंजेस के लिए पायनियर, प्रवर्तक
ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लोसिस्ट कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू विच चार्टर एक्ट, ये अभी हमने बात करा क्योंकि जब जो है लॉर्ड मिंटो ने रामपुर ट्रायल को अरेस्ट कर दिया था तो वहां से वही ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो इंग्लैंड में लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं, इंडिया में मिशनरीज या इंग्लिश लिटरेचर को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन जो इंडिया के लोग थे, बहुत सारे लोग थे जिसमें कुछ ब्रिटिशर्स भी थे जैसे मिंटो, उन्होंने इंडियन ईस्टर्न लिटरेचर को भी सपोर्ट किया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंट्रोवर्सीज उस समय जनरेट हो गई थी। चार्टर एक्ट 1830 से रिलेटेड है। ओके, तो ये पूरा एक चैप्टर वाइज आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो जो लोग भी पीडीएफ नोट को परचेज करना चाहते हैं, जैसा क्लासेस पे मैं कंटेंट आपको पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट देखने को पेपर वाइज मिलेगा। तो जो लोग भी पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं वो विजिट करेंगे साइट पर हमारी learn2teachhub.com। इस साइट पर विजिट करिए, आपको पूरा पेपर वाइज कंटेंट देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर जैसा आपका होने वाला है। और पीडीएफ नोट्स के साथ में आपको क्या मिलता है, प्लस मिलते हैं आपको 3 साल के पीवाईक्यू और प्लस साथ में मिलते हैं ऑल द एमसीक्यूज ऑफ इजी नोट्स, जिससे आपको वो कोई भी और बाहर से मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वेबसाइट पर जाकर आप लोग नोट्स परचेज कर लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई क्वेरी है, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7208053840। यहाँ पर मैसेज करके अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है मैकॉले मिनट एंड बैंटिक रिजोल्यूशन ऑफ 1835। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले इनका पूरा नाम था, वॉज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड बिग पॉलिटिशियन होगा यहाँ पर, बिग पॉलिटिशियन। ये तो सिर्फ नाम है, ये क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन कहाँ से आता है वो मैं आपको बताऊंगी। ऑन 10 जून 1834 लॉर्ड मैकाले केम टू इंडिया एज अ लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। आपने देखा होगा लॉर्ड मैकाले भारत में कैसे आए थे, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, लॉ मेंबर बनकर आए थे। द लॉर्ड विलियम बैंटिक के टाइम पर आए थे, वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1828 टू 1833 एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 से 1835 में इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बन थे इंडिया के, लॉर्ड विलियम बैंटिक। अपॉइंटेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी, ये भी आया था कि कहाँ के किस विभाग में आए थे, पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी, ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पे आया हुआ है। इसी तरीके से उसी बीच बीच पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जितना भी यहाँ पर मैंने लिखा है, जिसने भी लास्ट टाइम पूरा पढ़ा था उसको पूरा पेपर यहीं से मिला था, और जिसने भी थोड़ा बहुत इसको हल्के में लिया कि नहीं ये वाला पॉइंट तो ऐसा ही लग रहा है, उसको फिर नहीं क्वेश्चन एग्जाम में मिले और वो काफी फिर निराश भी हुए। फर्स्ट, हाउ टू स्पेंड। अब इन्होंने क्या बात किया था, 3 जो मेन पॉइंट लॉर्ड मैकाले ने अनाउंस किए थे, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में जो है एजुकेशन सिस्टम को लेके कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी आफ्टर चार्टर एक्ट 1813। तो उसी के रिगार्डिंग जो है लॉर्ड मैकाले को यहाँ पर किसने बुलाया था, विलियम बैंटिक ने बुलाया था 1835 में। ठीक है, तो कब आए थे, 10 जून 1834 में भारत में आए थे। किसके रूप में आए थे, लॉ मेंबर के रूप में आए थे। किसके टाइम पर आए थे, लॉर्ड विलियम बैंटिक ने ही बुलाया था, उन्हीं के टाइम पर आए थे। अब 3 मेन पॉइंट इन्होंने क्या बताया। फर्स्ट, हाउ टू स्पेंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 10 लाख पर एनम ऑन एजुकेशन। तो उस समय एजुकेशन पर जो बजट था वो 10 लाख था, तो 10 लाख को कैसे खर्च करना है, इस पर उनसे एडवाइस ली गई। दूसरा था टू डिफाइन द टर्म लिटरेचर एंड लर्न नेटिव्स। अब जो लिटरेचर को वहां पर जो लड़ाई चल रही थी कि कौन सा लिटरेचर पढ़ाया जाएगा या लर्न नेटिव्स यानी जो लोकल भाषा में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, कौन उसको डिफाइन करने का जो टर्म्स की बात करी। और थर्ड था टू सॉल्व द एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट काउंसिल कंट्रोवर्सी, लीडर ऑफ ओरिएंटल पार्टी वॉज प्रिंसेप। और उस समय जो ओरिएंटल पार्टी के लीडर थे वो प्रिंसेप थे, ये नाम याद रखना है, हाईलाइटेड है, जिसमें इस पर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट को डिस्कस करने के लिए लॉर्ड मैकाले को अपॉइंट किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन 43 ऑफ द चार्टर एक्ट 1813 वेरी माइन्यूटली, ही फाइनली सबमिट हिज रिपोर्ट टू द गवर्नर जनरल ऑन 2 Feb 1835। तो इन्होंने कब अपनी रिपोर्ट सबमिट की, इस पे क्वेश्चन आता है, 2 फरवरी 1835 को। इनकी रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, मैकॉले मिनट। This report is known as Macaulay Minute. In his report, he also stated given this statement, और इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। He stated a single shelf of a good European library is worth the while native literature of Indian and Arabia. तो इंडियन और अरेबियन लिटरेचर को इन्होंने बिल्कुल ही बेकार बता दिया था, बोला था सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी
भी काफ़ी है इनके पूरे जो है जो लिटरेचर इंडिया और अरेबिया की जो उस समय चल रही थी इंडिया में। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट किसका है? मैकॉले का है। ही इज़ कंसीडर्ड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द फंस वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इन्होंने सबसे पहले तो यही बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में एस्टैब्लिश करना है। ही प्लेड अ मेजर रोल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो मेजर रोल इनका हो गया। ही पब्लिश्ड हिज आर्गुमेंट ऑन द सब्जेक्ट इन द मैकॉले मिनट इन 1835। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें डिस्कस की उन्होंने मैकॉले ने, और यहाँ पर इस तरीके से इस पर बात की। अब रिकमेंडेशन इनकी क्या थी, इनको इसको देख लेते हैं। ओरिएंटल संस्कृत या अरेबिक को कहते थे उस समय। लिटरेचर लर्निंग इज यूजलेस एजुकेशन, इनके अकॉर्डिंग उसको पढ़ना ही यूजलेस था। मेकिंग इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एसेंशियल, तो इनके अकॉर्डिंग इंग्लिश को ही इंस्ट्रक्शन का मीडियम बनाना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ हायर क्लासेस, ये तो ठीक है। पॉलिसी ऑफ रिलीजन न्यूट्रलिटी इसेंशियल इन एजुकेशन, अब रिलीजियस न्यूट्रलिटी की पॉलिसी इन्होंने कहा कि बनानी चाहिए कि मैं ना कोई भी रिलीजन को फॉलो करने वाली एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन ऑफ ईस्टर्न एजुकेशन एंड लिटरेचर इज वर्थलेस के अकॉर्डिंग वेस्टर्न एनर्जी, ये हमने पढ़ लिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर इलाइट क्लास, यहीं से यहाँ पर डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी का जन्म होता है। इलाइट क्लास के लिए इन्होंने बोल दिया जो, और एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, जो मनी था 10 लाख रुपए का, उसको जो है कैसे एक्सपेंड करना है उस पर बात करिए। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एंड लिटरेचर एंड एक्सप्लेनेशन द टर्म ऑफ लर्न नेटिव, इसको एक्सप्लेन किया इन्होंने। His real intention was to create a class of Indians who would be Indian by English and taste and intellectual, means इंडियंस की वो क्लास को जनरेट करना इनका मेन मोटिव था कि वो हो तो इंडियन बट उनका अंदर पूरा इंग्लिश यानी अंग्रेज बन जाए, इंडियन के भेस में अंग्रेजी होने चाहिए, लाइक दिस। टेस्ट भी उनका इंग्लिश ब्रिटिशर्स की तरह होना चाहिए, और बुद्धिमानी मीन्स जो उनका सोचने समझने का तरीका है वो भी ब्रिटिशर्स की तरह ही होना चाहिए। तो यहाँ से सपोर्ट टू डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी को इन्होंने सपोर्ट किया। Prior to Macaulay, many British scholars had also pointed out that East India Company should organize higher education only for the higher class. Thereafter, education with its percolate down to the masses coming in contact with them. तो जैसे जैसे नीचे के लोग उन हायर क्लासेस वालों के कांटेक्ट में आएंगे तो अपने आप वो ट्रांसफर होती जाएगी। तो इसे बोला गया डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो मैकॉले ने दी थी। In 1844, Lord Harding, the Governor General, issued an order that at the time of appointment in government job, candidate possessing the knowledge of English will be given preference. 1844 में उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग ने ये भी इसको कहा कि प्रेफरेंस दी जाएगी। तो क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि किसने दिए जॉब, गवर्नमेंट जॉब में कैंडिडेट के लिए प्रेफरेंस देने की बात कही, तो लॉर्ड हार्डिंग 1844। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन 7 मार्च 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक अनाउंस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेट ऑल कंट्रोवर्सीज एट रेस्ट। तो कब किया था? 7 मार्च 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अनाउंस की थी। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, द एजुकेशनल ग्रांट विल बी यूज्ड फॉर एजुकेशन, इनके अकॉर्डिंग इंग्लिश एजुकेशन के लिए ही खाली यूज करेंगे। Sanskrit, Arabic, Persian educational institution will not be closed down and financially added for teachers' salary, students' scholarship will continue at the बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन उनको बस वही मिनिमम सी एक सहायता मिलती रहेगी। नो मनी विल बी स्पेंट इन द प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर इन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट आ गया, द मनी सेव्ड 3 above will be used for education of English literature, English language और person learning in science। तो इन्होंने इसको ही, इंग्लिश को ही पूरी तरह से प्रमुखता दी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं ये एडम की रिपोर्ट, ये भी बहुत, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। विलियम एडम वाज बोर्न इन स्कॉटलैंड इन 1789 एंड बिकेम अ प्रीस्ट इन 1815। ओके, तो 1818 ही रीच्ड श्रीरामपुर एंड स्टडीड बंगाली एंड संस्कृत। तो 1818 में ये श्रीरामपुर बंगाल में गए और वहां पर उन्होंने बंगाली और संस्कृत की पढ़ाई करी। ही केम इन कॉन्टेक्ट विद राजा राम मोहन राय इन कोलकाता। ही वाज सो इन्फ्लुएंस्ड दैट ही ब्रोक ऑल हिज रिलेशंस विद चर्च इन 1821। तो प्रीस्ट थे ये, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा ये इंडियन कल्चर और बंगाली संस्कृत से प्रभावित हो गए कि इन्होंने प्रीस्ट जो चर्च थे वहां से सारे रिलेशंस ही अपने तोड़ दिए। On 20th January 1835, he was appointed commissioner by William Bantic. Again, William Bantic ने इनको भी अपॉइंट किया था टू सर्वे द एजुकेशनल कंडीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की जो शिक्षा सिस्टम है, कंडीशन है, उसको सर्वे करने के लिए एडम को जो है विलियम बैंटिक ने 1835 में अपॉइंट किया। अब इन्होंने 3 रिपोर्ट्स दी थी। ही सबमिटेड 3 रिपोर्ट्स 1835 में, पहली, सेकंड 1838 में और थर्ड भी 1838 में। तो क्वेश्चन आता है कि उन्होंने पहली कब सबमिट की, दूसरी कब सबमिट की, तीसरी कब सबमिट।
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इस पे आता है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड, अब इन्होंने ये सबमिट कब की थी? विलियम बेंटिक ने इनको अपॉइंट किया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट अपनी किसके काल में सबमिट की थी? लॉर्ड ऑकलैंड के काल में, क्योंकि विलियम बेंटिक का कालकाल अभी हमने पढ़ा था कि 1833 से 1835 तक था। तो 35 के बाद से कार्यकाल लॉर्ड ऑकलैंड का स्टार्ट हो गया था, तो उनके उसमें उन्होंने सबमिट की थी। First report is July 1835. Adam first report contains educational data of Bengal provinces. He said 1 lakh indigenous elementary school in Bengal and Bihar, and also admitted that he did not survey the educational scenario of the entire Bengal and Bihar provinces completely. तो इनके अकॉर्डिंग 1 लाख जो है लोकल जो है एलिमेंट्री छोटे छोटे स्कूल्स थे बिहार और बंगाल में, बट इन्होंने पूरा नहीं किया, वो भी इन्होंने बताया। इंडिजिनस स्कूल मीन्स होता है हमारा पाठशाला, मदरसा, पर्शियन स्कूल्स या वर्नाकर वाला स्कूल, मीन्स लोकल लोकल जो लैंग्वेजेस हैं उनके जो है स्कूल्स, उनकी बात करते हैं यहाँ पर। सर फिलिप हैटॉग सेड दैट दिस रिपोर्ट इज मिथ। अब क्वेश्चन आता है कि एडम की रिपोर्ट को किसने मिथ बोला था? तो सर फिलिप हैटॉग, याद रखना है इस बात को। कमिटी हर्टॉग 1929 आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, और हम हर्टॉग की जो कमेटी थी उन्होंने 1929 में ये जो वेस्टेज और स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसने किया। सेकेंड रिपोर्ट थी उनकी, किस पर थी? 1838 में। दिस रिपोर्ट इज अबाउट राजशाही डिस्ट्रिक्ट नॉट आउट। क्वेश्चन आता है कि किसके बारे में थी? तो थाना स्टेट, थाने के बाद थाना स्टेट जो नौटौर डिस्ट्रिक्ट था राजशाही थाना में, उसके बारे में इनकी रिपोर्ट थी। और पहली क्या थी, किसके बारे में थी? जो बंगाल और बिहार की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। थर्ड रिपोर्ट में इन्होंने डिवाइड किया था। फर्स्ट 1938 में अगेन ये दी थी। इसमें इन्होंने मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बुरद्वान, साउथ बिहार और तिरहुट। The second Adam report, the second report Adam has proposed to reform indigenous school. तो इस तरीके से इन्होंने जो है सेकेंड रिपोर्ट, फर्स्ट रिपोर्ट, सेकेंड रिपोर्ट, थर्ड रिपोर्ट जो है सबमिट की थी। किसको सबमिट की थी? लॉर्ड ऑकलैंड को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कार्यकाल है लॉर्ड ऑकलैंड का। लॉर्ड ऑकलैंड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन 1839। द लॉर्ड ऑकलैंड टर्नओवर इनका क्या था? 1836 से 1842। केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल। ही हैड टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन। इन्होंने दो समस्याएं देखी। पहली सॉल्व किया और इंटेलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, और दूसरा क्या था? फॉर्मुलेटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। He agreed to allot an extra sum of rupees 31,000 every year for Oriental education. तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ओरिएंटल मीन्स जो ईस्टर्न लिटरेचर था, जो इंडियन अरेबिक लिटरेचर था, उसके लिए एजुकेशन के लिए इन्होंने 31,000 रुपये, 31,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट जो है अलॉट किया। और अलॉट ऑफ सम रुपीज़ 1 लाख और 1 लाख जो है ऑर्गेनाइज किया गया वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, ये इन्होंने किया। इसके अलावा 1837 द गवर्नर जनरल और लॉर्ड ऑकलैंड डिक्लेयर्ड इंग्लिश टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ पर्शियन। इन्होंने क्या किया? लॉर्ड ऑकलैंड ने इंग्लिश को ही पर्शियन की जगह पे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, क्योंकि उसमें मुगलों का पीरियड था, इनके ब्रिटिशर्स के आने के पहले, तो उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी, जिसको इन्होंने इंग्लिश कर दिया। फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ही डिक्लेयर्ड हिज एजुकेशन पॉलिसी ऑन 20 नवंबर 1839। ये याद रखना है। मकौले डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, बेस्ड ऑन जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसके बेसिस पर, एंड रिजेक्टेड द एडम प्लान्स ऑफ मास एजुकेशन। तो जो एडम का भी बात किया इससे पहले कि उन्होंने बिहार और बंगाल पे पूरा सर्वे किया था, तो उन्होंने एक मास एजुकेशन की बात की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाया जाए, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, और जो उन्होंने डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकॉले ने दी थी उसी को उन्होंने कंटिन्यू रखा कि हायर क्लास के लोगों को ही पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से उन्होंने एंड कर दिया एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट देकर ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन को उतने में ही सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई हुए या ना हुए, बट उन्होंने खत्म कर दी वो लड़ाई। एक तरह से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो इंग्लिसिस्ट एजुकेशन है या इंग्लिश एजुकेशन है वही प्राइमरी एजुकेशन रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा वुड इज डिस्पैच। तो चलिए अब इसे करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्लास बहुत लंबी हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।